हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से सॉलिड स्टेट में आप सभी लोगों का वेलकम किया जाता है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि जो आपकी 3 प्रकार की घनीय एकक कोशिकाएं होती हैं उनमें कणों की संख्या कितनी होती है। तो हमने देखा था कि सरल प्रकार की जो घनीय एकक कोशिका है उसके भीतर एक कण होता है, जबकि काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका के भीतर 2 कण होते हैं और फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका के भीतर 3 कण होते हैं। तो वो बात आपको समझ आ गई होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं घनीय एकक कोशिकाओं से संबंधित कुछ कैलकुलेशंस की, कुछ गणनाओं की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी घनीय एकक कोशिका की जो आपका तीनों प्रकार में से कोई भी प्रकार ले लीजिए, चाहे सरल, चाहे काय केंद्रित, चाहे फलक केंद्रित, तो उसकी जो आपकी जो अवयवी कण उसमें लगा हुआ है उस अवयवी कण की त्रिज्या और आपके इकाई सेल की लंबाई में क्या संबंध होता है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं बात को। अभी आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये क्या लिख दिया सर ने, त्रिज्या लंबाई, ये इसमें कैसा संबंध। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपको मैंने बताया था कि आपकी जो घनीय एकक कोशिका होती है उसमें 3 चीजें होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और तीनों आपस में बराबर होते हैं। और मैंने बताया था आपको कि उसको हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, तो आपको मैंने बताया था a आपकी लंबाई हो गई, b आपकी चौड़ाई हो गई और c आपकी ऊंचाई हो गई। अगर तीनों बराबर है तो आप तीनों को a लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? a लिख सकते हो। और जो आपका जो घन होता है उसका आयतन भी क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो आप इस घन का आयतन बता सकते हो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी आपका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो आपका हो जाएगा a का होल क्यूब। क्या हो जाएगा? a का होल क्यूब, यानी 3 बार a गुणे a, तीनों ही a है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो 3 बार a का गुणा यानी 3 a क्यूब। क्या हो गया? a क्यूब हो गया। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि आपके जो अवयवी कण हैं उनकी त्रिज्या r और यूनिट सेल की लंबाई a में क्या संबंध होता है। तो आइए बात को समझा जाए। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक यूनिट सेल मैंने बनाया है, तो आप बता सकते हैं कौन सा यूनिट सेल है, सिंपल वाला है कि आपका बॉडी सेंटर्ड है कि फेस सेंटर्ड है। तो आपको देखने से पता चल रहा होगा कि यहाँ पर जो आपके अवयवी कण है वो केवल किनारों पर है। कहाँ है? किनारों पर मौजूद है। तो ये आपकी सरल घनीय एकक कोशिका है, अर्थात सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। तो इसमें कण केवल किनारों पर है। ठीक, तो आप कण को देखिए, किसी एक कण को देखिए। जैसे यहाँ पर मैंने एक अलग बना दिया है, तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो आपका अवयवी कण है उसका आकार गोलाकार है। कैसा है? गोलाकार। और गोले का एक केंद्र होता है और केंद्र से अगर आप गोले के बाईं ओर या दाईं ओर एक आधी रेखा खींच दें तो आपकी गोले की त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? गोले की त्रिज्या या रेडियस कहलाती है। जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये गोला है आपका और ये आपकी त्रिज्या हो गई, जिसको आप स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी त्रिज्या हो गई। अब आप जो है सरल घनीय एकक कोशिकाएं बनाई हुई है मैंने, इसके 2 किनारों पर उपस्थित 2 अवयवी कणों को देखिए। इसको देखिए, 2 अवयवी कणों को देखिए। तो आप देखेंगे, इन दोनों को ध्यान से देखेंगे आप। तो मैंने बताया था आपको कि सभी अवयवी कणों का आकार बराबर होता है और सब आपस में एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। तो मैंने केवल इन दोनों को सटाया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको 2 अवयवी कण नजर आ रहे हैं। तो एक आपका गोला ये है और दूसरा गोला आपका ये है। तो यहां से लेकर के यहां तक इस वाले गोले की त्रिज्या है पहले वाले की, और यहां से लेकर के यहां तक इस वाले गोले की त्रिज्या है। समझ में आ गई बात? और यहां से यहां तक ये आपकी यूनिट सेल की लंबाई है, इकाई सेल की लंबाई है, जिसको आप स्मॉल a से दिखा रहे हैं। किससे दिखा रहे हैं? स्मॉल a से दिखा रहे हैं। समझ में आ गई बात? यहां से यहां तक लेकर के इकाई सेल की लंबाई हो गई आपकी। और ये जो आपने 2 अवयवी कण बनाए हैं, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो एक की त्रिज्या यहां से यहां तक हो गई और दूसरे की त्रिज्या यहां से यहां तक हो गई। तो कुल मिलाकर के कितनी त्रिज्याएं हो गई यहां से यहां तक की दूरी में? 2 त्रिज्याएं हो गई, एक इस वाले गोले की और एक इस वाले गोले की। और आपका ये वाला डिस्टेंस है स्मॉल a, अर्थात आपका जो 2r है वो a के बराबर हो जाएगा। समझ आए ना बात को? आपका 2r जो हो जाएगा, यानी इस वाले गोले की त्रिज्या और इस वाले गोले की त्रिज्या मिला दें तो आपका हो गया 2r। क्या हो गया? 2r। और यही लंबाई आपकी a के बराबर है। किसके बराबर है? a के बराबर है। तो आपका 2r बराबर a हो गया। 2r बराबर a हो गया। यहां से आप r की वैल्यू निकाल लीजिए, तो r बराबर a/2।
r बराबर a बाई 2। तो यही रिलेशन होता है r और a में सिंपल यूनिट सेल के लिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, सरल घनीय एकक कोष्ठिका के लिए r और a का संबंध क्या है, r बराबर a बाई 2। तो ये कैसे आया आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए अगले प्रकार की बात कर लेते हैं। तो ये दूसरा प्रकार है। अब आप देख के बताइए ये मैंने जो बनाया है ये फलक केंद्रित वाला है कि काय केंद्रित वाला है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि अवयवी कण जो है किनारों के अतिरिक्त मैंने फलक पर भी दिखाए हैं, अर्थात ये फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका है। कैसी है, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका है। तो इसमें आप कैसे संबंध निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। तो यहां पर हम किसी एक फलक को लेंगे, किसको लेंगे, किसी एक फलक को लेंगे। जैसे मान लीजिए आपकी कोई एक दीवार है, ये आपके कमरे की एक दीवार है, ध्यान से समझिएगा बात को। तो मैंने आपको बताया था, तो ये दीवार का कोना हो गया, एक कोना ये हो गया और एक कोना ये हो गया, और ये जो दीवार है आपकी एक फलक हो गया। क्या हो गया, फलक। और फलक केंद्रित वाले में आपका अवयवी कण फलक पर भी होता है, ये फलक के बीचों बीच भी एक कण होगा। अर्थात आप इस फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका के किसी फलक को देखेंगे तो आपको जो है एक कण इस किनारे पर नजर आएगा, एक कण आपको फलक के बीचों बीच नजर आएगा और एक कण आपको इस वाले किनारे पर नजर आएगा। अर्थात ये तीनों कण एक ही सीध में होंगे, एक ही सीध में होंगे। यही चीज आप इसमें अगर दिखाना चाहें तो दिखाने के लिए तो आप आसानी से दिखा सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ लाइनों को मिटाना होगा, तो चलिए मिटा देते हैं हम ये लाइन। यानी एक कण आपका यहाँ होगा, ये सामने वाला फलक है, आप जिसकी आप बात कर रहे हो, ये वाला मैंने अलग जो दिखा दिया है, ये सामने वाला फलक। तो एक कण आपका इस फलक के बीचों बीच होगा और एक कण इस किनारे होगा, और तीनों एक ही सीध में होंगे। अगर आप उसको दिखाना चाहें तो ये लाइनें अगर मैं मिटा दूं कुछ इसकी, ये यहाँ पर मैंने लाइनें मिटा दी कुछ। अब अगर आप दिखाना चाहें तो एक कण आपका यहाँ है ये, तो दूसरा कण यहाँ पर, एक और कण आपका यहाँ है बीचों बीच, और एक कण आपका इस किनारे पर है। समझ में आ गई बात। तो ये आपके जो है तीनों एक ही सीध में है, जैसा कि मैंने यहाँ अलग करके भी दिखाया था। क्लियर हो गई। तो अगर आप इसको ऐसे मिला दें, इन चारों दूरियों को मिला दें अगर आप एक में, तो यहां से यहां तक ऐसे, ठीक, तो समझ में आ गया होगा आपको। तो ये आपका हो गया एक ही सीध में हो गए तीन अवयवी कण। और आपको पता ही है कि ये वाली जो दूरी है यहां से यहां तक की, ये कितनी है, स्मॉल ए। कितनी है, स्मॉल ए है। ठीक, ये आपकी लंबाई है और ये आपकी क्या है, ऊपर की ओर आपकी ऊंचाई है। क्या है, ये ऊंचाई है। समझ में आ गई बात। तो अब आपको यहाँ पर एक संपूर्ण त्रिभुज सा बना हुआ नजर आ रहा है। तो इसको अगर आप अलग करके बना दें, ऐसे संरचना आपको नजर आ रही है ना, ठीक, ऐसी ही संरचना तो यहां नजर आ रही है आपको। तो ये लंबाई आपकी ए है, ये लंबाई क्या है, ए है, और ये आपकी ऊंचाई है, ये क्या है, ऊंचाई, ये भी ए है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है यूनिट सेल की। तो ये आपकी लंबाई ए हो गई, ये आपकी ऊंचाई भी ए हो गई। अगर ये दोनों बराबर हो तो आपको जो पता होगा कि आपका ये जो कर्ण की तरह जो आपको दिखाई दे रहा है, इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर। क्या हो जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। तो सेम वही चीज यहां भी हो जाएगी आपकी, इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर। क्या हो जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे आपने देखा था कि यहाँ पर दो अवयवी कण थे, तो यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल दूरी थी, कितनी त्रिज्याएं थी, दो त्रिज्याएं थी। तो 2r हो गया था डिस्टेंस। कितना हो गया था, 2r हो गया था डिस्टेंस। यहाँ पर आप देखिए कितने अवयवी कण है, 3। तो अब आप इनकी त्रिज्या अगर देखेंगे तो यहां से यहां तक एक त्रिज्या हो गई, यहां से यहां तक दूसरी त्रिज्या हो गई, और यहां से यहां तक तीसरी त्रिज्या हो गई, और यहां से यहां तक चौथी त्रिज्या हो गई। अर्थात यहां से यहां तक का जो आपका डिस्टेंस है वो 4r है। कितना है, 4r है। बात को समझिएगा ध्यान से। 3 अवयवी कण है, तो तीनों आपके कणों की जो त्रिज्या है यहां से यहां तक की जो टोटल दूरी होगी वो 4r हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4r। ध्यान दीजिएगा यहां पर 4r। ठीक, तो आपका जो रिलेशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, 4r इज इक्वल टू, और अभी हमने निकाला था इसको, तो कितना आया था आपका, अंडर रूट ए स्क्वायर। क्या आया था, अंडर रूट आपका 2a स्क्वायर आएगा। ठीक है, 2a स्क्वायर समझ आएगा। 2a स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि आपकी ये वाली जो लंबाई है वो ए है और चौड़ाई आपकी ए है। तो आपका ये आधार है, ये आपका लंब है,
ठीक। तो आप जो कर्ण निकालते हो तो स्क्वायर रूट में दोनों को क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो, तभी तो कर्ण आता है आपका। तो आपका ये हो गया 2a स्क्वायर। क्या हो गया, 2a स्क्वायर। तो 4r बराबर क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट 2a स्क्वायर, अंडर रूट 2a स्क्वायर। ठीक। तो आपको पता है कि जब रूट के अंदर स्क्वायर लगा हो तो आपकी जो संख्या होती है वो बाहर आ जाती है। तो आपका हो जाएगा ये 4r बराबर a रूट 2, 4r बराबर a रूट 2। अब यहां से आप जो है r की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आ जाएगी, r बराबर आपका हो जाएगा a रूट 2/4, a रूट 2/4। ठीक। आपको ना नजर आ रहा हो तो मैं ऊपर लिख देता हूं, समझ लीजिएगा बात को ध्यान से। यहाँ पर 3 अवयवी कण जो है एक ही सीध में थे, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका हो गया 4r। कितना हो गया, 4r। ठीक। तो हमें r और a में ही तो संबंध बताना है, तो ये तो अवयवी कणों की त्रिज्या के आधार पर डिस्टेंस हो गया आपका 4r। लेकिन अगर आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखेंगे तो आपको इस संपूर्ण त्रिभुज की सहायता से निकालनी पड़ेगी। इसकी लंबाई ये है, इसकी ऊंचाई भी ये है, तो आपका जो ये विकर्ण हो जाएगा, आपका डायगोनल जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर, अंडर रूट 2a स्क्वायर। तो जब आप जो है इसको सॉल्व करेंगे तो आपका a स्क्वायर में से a बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर केवल क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। ऐसे आपको पता ही होगा ना, अगर स्क्वायर रूट a into a लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू a हो जाती है, कितनी हो जाती है, a हो जाती है। अगर किसी भी वर्ग के अंदर सेम संख्या का गुणा हो रहा है तो संख्या वर्ग से स्क्वायर रूट से बाहर आ जाती है, वर्गमूल से बाहर आ जाती है। समझ आ गई बात। तो सेम वही चीज हमने यहाँ पर की थी, जैसे 4r बराबर स्क्वायर रूट 2a स्क्वायर था, तो आपका a स्क्वायर जो है a स्क्वायर से a हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा और रूट 2 बचेगा आपका। अब यहाँ से 4r बराबर a रूट 2 प्राप्त हो गया आपको। अब r की वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो r को इधर रोक लीजिए और 4 को उधर भेजोगे तो 4 जाकर के इससे डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक। तो पक्षांतर जब आप करेंगे तो आपकी वैल्यू मिलेगी आपको r बराबर a रूट 2/4, r बराबर a रूट 2/4। क्लियर हो गई बात। तो आपने देखा कि सरल घनीय एकक कोष्ठिका के लिए r बराबर 1/2, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका के लिए r बराबर a रूट 2/4। अब हम देखने वाले हैं a और r के बीच में संबंध काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका के लिए। तो आइए देखते हैं। तो काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की व्यवस्था किस प्रकार होती है, किनारों पर अवयवी कण होते हैं और एक अवयवी कण आपका जो है इकाई सर के मध्य में होता है। ठीक। तो यहाँ पर आप एज्यूम करिए कि आपका जो रूम है उसमें आप जो है एक किनारे से लेकर के तीसरे किनारे तक, दूसरे किनारे तक अगर आप डायगोनली देखेंगे तो बीच में अवयवी कण एक आपको मिलेगा, एक नीचे वाले किनारे पर और एक ऊपर वाले किनारे पर। तो यहाँ पर एक अवयवी कण है आपका, एक मध्य में है और एक आपका नीचे वाले किनारे पर है। समझ गए बात को। तो ये तीनों ही अवयवी कण आपके एक सीध में होंगे, जैसा कि यहाँ पर मैंने दिखाया है। यहाँ कुछ लाइनें मिटा करके दिखाया मैंने, जैसे एक अवयवी कण एक आपका यहाँ है और एक ये जो कमरे के मध्य में है वो वाला है और एक जो नीचे वाले किनारे पर है वो वाला है। तो तीनों एक ही सीध में है, ये है तीनों एक ही सीध में। तो अब इस बार देखेंगे आप यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, देख लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक एक r, यहाँ से यहाँ तक दूसरा r, यहाँ से यहाँ तक तीसरा और यहाँ से यहाँ तक चौथा r। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है आपका वो 4r है। इस बार कितनी बार, 4r। सेम उसी तरह की कहानी है, 4r है। कितना है, 4r। अब ये तो हो गया अवयवी कणों के माध्यम से। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी होगी, जैसे यहाँ पर पिछले वाले में हमने देखा था फलक केंद्रित वाले में ना, कि वहां पर विकर्ण की सहायता से हमने निकाली थी। तो अब यहाँ भी वही कहानी है कि यहाँ भी आपको देख रहे होंगे कि संपूर्ण त्रिभुज जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही होगी। तो देखिए ध्यान से, ठीक है। तो आपकी ये लंबाई कितनी है, a है, ये लंबाई कितनी है, a है। फिर वही अब हमें इस बार भी विकर्ण निकालना है। क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है। तो आपको कहेंगे कि विकर्ण हो जाएगा आपका a स्क्वायर, है ना, जैसे कि पिछले वाले में हुआ था कि स्क्वायर रूट 2a स्क्वायर हो जाना चाहिए।
यही तो सोच रहे हैं आप, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा मैथमेटिक्स लगाना होगा। तो कैसा मैथमेटिक्स यहाँ पर लगेगा, आपने जो पिछला देखा फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में, वहां पर आपने बात की थी विकर्ण की, इसकी बात की थी एक सिंपल विकर्ण की जो द्विविमीय था। कैसा था, द्विविमीय था। मैंने आपको बताया था ना कि एक बॉल है आपकी, एक अवयवी कण यहाँ बीच में है, एक इस किनारे पर एक इस किनारे पर, ये जो है 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था। कैसा स्ट्रक्चर था, 2 डायमेंशनल। यहाँ पर हमें कोई 2 भुजाएं ही लेनी थी, एक हमने लंबाई ले ली थी और एक हमने क्या ले लिया था, ऊंचाई ले ली थी, दोनों ये थी। तो आपका ये विकर्ण आपका हो गया था √2a²। लेकिन यहाँ पर कहानी थोड़ी अलग है, यहाँ पर कहानी थोड़ी अलग है। इस बार हम जो है बॉडी डायगोनल की बात कर रहे हैं, जो कि एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल, त्रिविमीय संरचना है। जब आप कमरे में देखेंगे तो ऊपर वाले किनारे से जब आप शुरू करेंगे तो बीच में एक अवयवी कण होगा, एक नीचे होगा। तो यहाँ पर आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें जो है ध्यान में रखनी होंगी। तो यहाँ पर इस बार जो कहानी होगी वो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के लिए होगी। तो आपकी वैल्यू जो हो जाएगी इस बार बॉडी डायगोनल की, वो क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा। तो आपका हो जाएगा, ठीक, ये था। तो इस बार हम बॉडी डायगोनल निकाल रहे हैं, ये वाला बॉडी डायगोनल है इस बार। तो इसमें तीनों चीजें देखेंगे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो ये बॉडी डायगोनल की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही तो हो जाएगी आपकी। तो ये आपका हो जाएगा 3a² इस बार हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका ये 3a², कितना हो जाएगा 3a²। जैसा कि आपने देखा था फलक केंद्रित वाले में 2a² हुआ था ना, क्योंकि वहां पर हम केवल 2 भुजाएं ले रहे थे। क्या ले रहे थे, 2 भुजाएं ले रहे थे। लेकिन इस बार हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की बात कर रहे हैं। तो देखिए, तो ये आपका हो गया 3a²। तो 4r की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3a²। क्लियर है बात। अब आपको पता ही है कि a आपका क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा 4r = a²√3। अब यहाँ से r की वैल्यू निकाल लीजिए, तो r बराबर आपका हो जाएगा a√3/। क्लियर होगी बात। तो आपका काय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका के लिए जो आपका r और a में संबंध आया वो क्या आया, a√3/4। a√3/4 कैसे आया, एक बार जल्दी से फिर देख लीजिए। यहाँ पर हमने बॉडी डायगोनल निकाला है और पिछले वाले में हमने सिंपल विकर्ण निकाला था। वहां पर जो है द्विविमीय स्ट्रक्चर था और यहाँ पर जो है त्रिविमीय संरचना थी। तो उसमें केवल हमने लंबाई और चौड़ाई को लिया था और यहाँ पर हमने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को लिया था। ठीक, तो यहाँ पर आपने देखा कि ये तीनों अवयवी कण एक ही सीध में थे। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी वो 4r थी, कितनी थी, 4r थी। तो 4r जो है वो अवयवी कणों के माध्यम से थी। और वैसे अगर हम दूरी देखना चाहें तो हमने जो है इसकी सहायता से निकाल लिया, विकर्ण की सहायता से मैथमेटिक्स लगा करके, कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर तीनों बराबर हो तो आपका जो है लंब और आधार दिया हो तो विकर्ण का जो मान होगा वो आपका क्या हो जाएगा, लंबाई का वर्ग गुणे चौड़ाई का वर्ग गुणे ऊंचाई का वर्ग। तो यहाँ पर जो है 3a² हो गया आपका। समझ रहे हो बात को। तो 3a² को जब आपने सॉल्व किया तो आपका ये बाहर आ गया, तो √3 बचा आपका अंदर, है ना। और r की वैल्यू हमने निकाली तो कितनी हमें प्राप्त हो गई। ठीक, तो आपको जो है ये वैल्यूज नहीं भूलनी है, ये वैल्यूज आपको नहीं भूलनी चाहिए। तो सरल घनीय एकक कोष्टिका के लिए r और a में संबंध क्या होता है, r = a/2, r = a/2। फलक केंद्रित वाले के लिए r = a√2/4 और काय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका के लिए r = a√3/4। ये तीनों वैल्यूज आपको नहीं भूलनी है। और ये कैसी आई ये भी हमने देख लिया। अब चलिए थोड़ा आगे बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं संकुलन क्षमता की। ठीक, तो देखते हैं संकुलन क्षमता क्या होती है। आइए बात की जाए संकुलन क्षमता की। तो संकुलन क्षमता के बारे में मैंने बताया था आपको। संकुलन क्षमता का मतलब पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपका जो है कोई इकाई सेल दिया हुआ है, तो मैंने आपको बताया था कि इकाई सेल में जो है आपके कण लगे हुए हैं, है ना। मान लो साधारण सिंपल यूनिट सेल है आपका, तो किनारों पर अवयवी कण लगे हुए हैं। ठीक, तो किनारों पर अवयवी कण लगे हुए हैं। तो हमें ये बताना है कि इन अवयवी कणों ने इस इकाई सेल की
कितनी जगह घेरी हुई है और कितनी जगह खाली है। जितनी जगह इस यूनिट सेल की इन अवयवी कणों ने घेरी हुई है वही इसकी संकुलन क्षमता है, वही इसकी संकुलन क्षमता है। तो आपका संकुलन क्षमता जो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी है उसका एक सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। संकुलन क्षमता बराबर ये जो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है? तो आप सिंपली अगर समझना है तो ऐसे भी समझ सकते हो कि इस यूनिट सेल में कितनी जगह है और इन कणों में कितनी घेरी हुई है, उन दोनों का अगर हम अनुपात निकाल दें तो आपको पता चल जाएगा कि जो है इस यूनिट सेल की संकुलन क्षमता कितनी है। तो आपका जो संकुलन क्षमता का फॉर्मूला है वो क्या होता है? इकाई सेल में अवयवी कणों का आयतन, अवयवी कणों का आयतन, अवयवी कणों का आयतन बटे इकाई सेल का आयतन बटे इकाई सेल का आयतन। इकाई सेल का आयतन, फिर वही बात है कि कुल कितनी जगह है इकाई सेल में, इकाई सेल का आयतन और कितनी जगह जो है उन कणों ने घेरी हुई है, दोनों का अनुपात अगर हम निकाल लें तो उसी को हम बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता। और यही चीज आपको अगर प्रतिशत में बतानी हो तो इसको 100 से गुणा कर देंगे। कितने से गुणा कर देंगे? अगर 100 से आप गुणा कर दें तो आपको परसेंटेज में पता चल जाएगा कि कितने परसेंट जगह इस यूनिट सेल में अवयवी कणों ने घेरी हुई है और कितने परसेंट जगह खाली है। तो आइए जल्दी से जो है इसके द्वारा जो है हम पता करते हैं कि 3 प्रकार की जो हमारी घनीय एकक कोशिकाएं हैं उसमें किस प्रकार वाले में कितने प्रतिशत जो है संकुलन क्षमता होती है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम साधारण वाले की बात कर लें तो साधारण वाले में मैंने आपको बताया था कि भीतर एक कण होता है। कितने कण होते हैं? एक कण होते हैं। तो आप फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। तो ये क्या कह रहा है? इकाई सेल में अवयवी कणों का आयतन। और मैंने आपको बताया था जो आपका अवयवी कण है वो कैसा है? गोलाकार। कैसा है? गोलाकार है। कैसा है? गोलाकार है। हाँ, तो गोले का आयतन आपको पता ही है। गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब ये आपका होता है गोले का आयतन। गोले का आयतन। तो यहाँ पर हम अगर साधारण एकक कोशिका के लिए निकालें तो साधारण एकक कोशिका में कितने कण होते हैं? एक कण होता है। कितने कण होते हैं? एक कण होता है। तो आपको केवल एक गोले का आयतन लेना पड़ेगा। कितने गोले का आयतन लेना पड़ेगा? एक गोले का। तो आप जो है इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 × 4/3 पाई आर क्यूब अर्थात अवयवी कणों का आयतन हो गया। साधारण वाले में जो है एक अवयवी कण होता है तो हमें एक गोले का आयतन लेना पड़ेगा। अगर आप जो है काय केंद्रित वाले की बात करोगे तो हमें 2 गोलों का आयतन लेना पड़ेगा, यानी इसी 4/3 पाई आर क्यूब को तब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप फलक केंद्रित वाले की बात करोगे तो उसके भीतर कितने कण होते हैं? 4 कण होते हैं। तो आप जो है इस गोले के आयतन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। गोले का आयतन 4 गुना हो जाएगा उसके लिए। तो आप समझ गए होंगे बात को। तो ये हो गया आपका, हमने रख दिया इकाई सेल का आयतन। अब डिवाइड बाय अवयवी कणों का आयतन। तो इकाई सेल का आयतन हमें नीचे रखना है। तो इकाई सेल का आयतन, इकाई सेल कैसा है आपका? घनीय है। कैसा है? घनीय। तो घन का आयतन आपको पता ही है a क्यूब। कितना होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है तो a क्यूब क्या हो जाएगा? a। क्लियर हो गई बात? अब इंटू 100 समझ गए? अब जो हमने संबंध निकाला था अभी जो है r और a के बीच में तीनों प्रकार की एकक कोशिकाओं के लिए, अब हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे? अब यहाँ पर r की वैल्यू रख देंगे। हमने r की वैल्यू निकाली थी ना तीनों के लिए, सरल वाले के लिए भी निकाली थी, काय केंद्रित वाले के लिए भी निकाली थी और फलक केंद्रित वाले के लिए भी निकाली थी। तो यहाँ पर हम ये भी बात कर रहे हैं इसकी साधारण घनीय एकक कोशिका की, सरल घनीय एकक कोशिका की। तो आपको पता है कि सरल वाले के लिए r बराबर कितना आया था? r बराबर हमारा आया था a/2। r बराबर a/2 तो आया था। हाँ, r बराबर a/2 आया था। तो रख दीजिए यहाँ पर r का मान। तो r का मान रखेंगे आप क्या होगा? 1 × 4/3 पाई का मान आपको पता ही है। पाई का मान 3.14 रख दिया हमने। और r की जगह कितना रख देंगे? r की जगह आप रख देंगे a/2।
a/2 a/2 का होल क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? r का क्यूब है तो a/2 का होल क्यूब हो जाएगा। r की जगह हमने a/2 रख दिया अपॉन a क्यूब ऑन a। तो a क्यूब से a क्यूब आपका कट जाएगा और ये जो 2 का क्यूब है बचा रहेगा। तो आगे आपकी कैलकुलेशन कैसे बनेगी? 1 into 4/3 into 3.14 into 1/2 into 1/2 into 1/2। बहुत सारी चीजें इसमें कट जाएंगी। यहाँ से आप काट लेते हैं 4 को तो 2 1/2 into the 4 इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो है आप कैलकुलेट करके जब वैल्यू निकालेंगे तो आपका आएगा लगभग 52.4%। 52.4%। समझ गए बात को? ये आपका जो था सरल एकक कोष्ठिका के लिए निकाला है हमने। सरल एकक कोष्ठिका सिंपल वाले के लिए निकाला है हमने। तो एक बार ध्यान से देख लीजिए कैसे निकाला है। संकुलन क्षमता कैसे निकालते हैं कि जितना आपका यूनिट सेल का आयतन है वो रखेंगे और ऊपर हम किसको रखेंगे? जितने अवयवी कण उसके अंदर मौजूद हैं उसका आयतन रख देंगे। तो अवयवी कण गोलाकार है तो इसलिए हमने गोले का आयतन रखा है। गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है और जो है केवल एक ही आपका अवयवी कण है साधारण एकक कोष्ठिका में तो आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे घन का आयतन था और यहाँ पर r³ और a³ दोनों था ना तो हमें इसको कैंसिल करना था। तो हमने r की वैल्यू यहाँ पर रख दी। साधारण वाले के लिए हमने r और a में संबंध निकाला था तो साधारण वाले के लिए r और a में संबंध आया था आपका r बराबर a/2। तो यहाँ पर r की जगह हमने कितना रख दिया? a/2 रख दिया और सॉल्व किया तो हमारा जो पैकिंग एफिशिएंसी आई 52.4% के आसपास आई। कितनी आई? 52.4%। ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी सरल एकक कोष्ठिका होती है उसके अंदर जो है 52.4% आपका जो स्थान है वो किसने घेरा रहता है? अवयवी कणों ने घेर रखा हुआ है और बाकी स्थान जो है आपका वो वैकेंट होता है, खाली होता है। समझ में आ गई बात? तो सरल एकक कोष्ठिका के लिए हमने देख लिया पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है। ठीक इसी तरह आप लोग निकालिएगा काय केंद्रित और फलक केंद्रित वाले के लिए। तो आइए जल्दी से मैं निकलवा देता हूं। तो ये सरल वाले की बात हो गई तो आप लोग समझ गए होंगे तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब हम बात कर लेते हैं काय केंद्रित वाले की बात कर लेते हैं। तो काय केंद्रित वाले में किनारों के अतिरिक्त परमाणु एक अवयवी कण आपका बीच में होता है और कुल कण आपके कितने होते हैं? 2 होते हैं। यानी अवयवी कण कितने हो गए? अब 2 हो गए। इस बार हम बात कर रहे हैं किसकी? काय केंद्रित वाले की बात कर रहे हैं। तो इकाई सेल में अवयवी कणों का आयतन तो अवयवी कण 2 है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका 4/3 πr³ रहेगा ही। कि गोला है अवयवी कण का आकार कैसा है? गोलाकार है। 2 अवयवी कण है तो आपका जो आयतन दुगना हो गया इस बार और बटे इकाई सेल का आयतन आपका वही है a³ ना है a³। ठीक। तो हमने निकाला था यहाँ पर काय केंद्रित वाले की बात हम कर रहे हैं। तो काय केंद्रित वाले में आपका जो है r और a में क्या संबंध आया था बताइए आप लोग? तो आपका r और a में संबंध आपका आया था r और a में संबंध कितना आया था? r बराबर 1 हाँ a√3/4 a√3/4 ये तो आया था। हाँ यही आया था। तो आपने यहाँ पर r की वैल्यू रख दी a√3/4 इसका आपका हो जाएगा क्यूब। क्या हो जाएगा? क्यूब। r का क्यूब था तो इसका भी क्यूब हो जाएगा है ना और डिवाइड बाय a³। तो इस बार भी आपका a³ और a³ तो कट जाएगा और आपका बचेगा क्या? √3 का क्यूब अपॉन 4 का क्यूब। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 रख देंगे। उसके बाद और आगे यहाँ पर √3 का क्यूब है तो √3 का क्यूब यानी √3 × √3 यही तो है। 2 बार √3 का गुणा हो जाएगा 3 और फिर एक बार √3 बच जाएगा यानी 3√3। तो √3 का क्यूब जब होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 3√3 अपॉन आपका जो है 4 बचा हुआ है into 1/4 into 1/4 into 1/4 into 100 यही तो है। अब आप इसको काट दीजिए। काट दिया हमने। ठीक। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो
आएगी पैकिंग एफिशिएंसी वो अबाउट 68% कितनी आएगी, 68% के आसपास आएगी। समझ गए बात को? तो सिंपल वाले के लिए कितनी आएगी, 52.4%, और काय केंद्रित वाले के लिए कितनी आई, 68%। कितनी आई, 68%। यानी काय केंद्रित वाले में 68% जो जगह है वो अवयवी कणों द्वारा घिरी होगी और बाकी जो है 32% खाली होगी। ठीक। और इसी तरह फलक केंद्रित वाले के लिए भी निकाल सकते हैं। तो फलक केंद्रित वाले में यहाँ पर गोले का आयतन कितना ले लेंगे, 3 गुना ले लेंगे, तो यहाँ 2 की जगह 3 लिख देंगे, सॉरी 4 गुना ले लेंगे, माफ कीजिएगा, क्योंकि उसमें 4 पार्टिकल होते हैं ना, 4 अवयवी कण उसके भीतर होते हैं। तो यहाँ पर गोले का आयतन लेते समय यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और R और A में संबंध उसके लिए क्या होता है, R और A में संबंध होता है a√2/4। तो यहाँ पर a√3 यहाँ आपको नजर आ रहा है, यहाँ रख देंगे a√2, क्या रख देंगे, a√2/4। तो यहाँ पर a√2/4 लगा करके जब आप सॉल्व करेंगे तो उसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी आएगी आपकी वो लगभग 74% आएगी। कितनी आएगी, 74%। ठीक। तो आप लोग निकाल लीजिएगा उसको। तो यहाँ पर जो है कैसे निकालेंगे, सिंपल है, r³ की जगह आप क्या रख देंगे, फलक केंद्रित वाले की बात हम कर रहे हैं, r³ की जगह जो है R और A में संबंध जो होता है फलक केंद्रित वाले के लिए r बराबर एक होता है, r बराबर a√3/4। तो आप क्या करेंगे, फलक केंद्रित वाले के लिए संतुलन क्षमता निकालते समय यहाँ पर इस सूत्र में आपको पुट कर देंगे r³ की जगह कितना, a√3/4, और आपको यहाँ पर गोले का आयतन भी 4 गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक क्यूब से क्यूब काट देंगे और सॉल्व करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगी आपकी वो 74% के आसपास होगी। यानी जो आपकी फलक केंद्रित घनीय एकल कोशिका है उसकी संतुलन क्षमता कितनी आएगी, 74%। ठीक। तो आपने जान लिया कि तीनों प्रकार की जो आपकी क्यूबिक यूनिट सेल्स हैं उनकी संतुलन क्षमता जो है कितनी होती है। तो सरल वाले की कितनी होती है, 52.4%, और आपकी काय केंद्रित वाले की कितनी होती है, अबाउट 68%, और आपकी फलक केंद्रित वाले की कितनी होती है, अबाउट 74%। ठीक। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये फॉर्मूला आपको नहीं भूलना है, और जो हमने संबंध निकालना था R और A तीनों के लिए वो आपको याद रखना है, तभी आप जो है इसको निकाल पाएंगे। समझ में आ गई बात। अब हमें आगे बात करनी थी थोड़ा क्रिस्टल के घनत्व की गणना। ठीक। जो आपका क्रिस्टल है उसमें जो अवयवी कण कितने पास पास हैं, अर्थात उसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी है, इसको निकालने के लिए जो है हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो उसको कैसे निकालते हैं इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जा रहा है तो आपको समझ नहीं आएगा फिर। तो घनत्व की गणना हम जो है अगले वीडियो में कर लेंगे। तब तक कि आप इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। एक बार देखने से हो सकता है आपको जो है अच्छी तरह से क्लियर ना हो। तो आप बुक को सामने रख करके वीडियो को खूब ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। अगर कभी आपको कोई समस्या है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी समस्या पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो है वीडियो को खूब ध्यान से देख करके चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।